हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरह की भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें नोट्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो दोस्तों, हमने अपना सारे नोट्स प्रिंट आउट वाले आपको टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला पे आपको फॉरवर्ड कर दिया है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का आपने नहीं दिया अभी तक नोट्स। तो उन लोग के लिए मैं अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। जो लोग वहां पे अपडेटेड हैं उन लोगों को तो पता ही है कि मैं क्यों नहीं दिया हूँ। बेसिकली मेरा मकसद था कि मैं पहले आपको साइंस पढ़ा दूं, उसके बाद से आपको नोट्स प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो पहले हम उसका सिलेबस आपको पूरा कवर कर देंगे, पूरा पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद से आपको नोट्स दे देंगे। नोट्स हमारे पास बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही नोट्स है। ठीक है, आज ये सब्जेक्ट जो है वो हम आपको नोट्स ही से पढ़ाएंगे। ठीक है, पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे, आपको नोट्स से पढ़ाएंगे। चलो फिर बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में, यानी जीवन का जादू और प्रकृति का खेल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं। एक तरफ तो खुद आप खुद हैं, और दूसरे तरफ आपके दोस्त हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, कहीं पे आपकी कुर्सी है तो कहीं पे आपका मोबाइल है और कहीं पे आपका मेज है। क्या आपको पता है कि इन सब में जिंदा कौन है और कौन नहीं जिंदा है, किस में जिंदगी है। लगता है ना कोई जादू है। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, यानी सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग के क्या होते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में क्या समानताएं, यानी कॉमन चीज क्या होता है, और अंतर, डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला से। ये क्लास आपकी विज्ञान की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग नेचर एक्सप्लोरर वाली क्लास होने वाली है। जैसे आप लोग डिस्कवरी चैनल पर जंगल जाफरी देखते हो ना, और मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह आता है ना, वैसे ही आज ज्ञान की सफारी आप लोग करोगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, जो भी आपको नोट्स अगर बनाना है। नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास नोट्स है, आप उसको प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी सजीव और निर्जीव के बारे में हम पढ़ेंगे। पेन ले लेते हैं पहले। ठीक है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो दोस्तों, सजीव और निर्जीव यानी जिंदगी का खेल। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सजीव यानी लिविंग थिंग और निर्जीव क्या होता है। तो सजीव यानी लिविंग थिंग वे जीव जंतु यानी एनिमल और पेड़ पौधे यानी प्लांट्स हैं, जिनमें जीवन यानी लाइफ होती है। ठीक है, तो सजीव यानी उनमें जिंदगी होती है, उनमें लाइफ होती है, जीवन होती है। चाहे वो आपका पेड़ हो, चाहे आपके पेड़ पौधे हो, चाहे आपके जीव जंतु हो। ठीक है, इनका निर्माण सूक्ष्म इकाई कोशिका यानी क्या होता है, सेल। सूक्ष्म यानी सबसे छोटा, ठीक है, कोशिका यानी सेल के रूप में होता है। ठीक है, इनमें कुछ खास लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं सजीव वस्तुओं में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है, यानी वो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे आगे साल बढ़ता जाता है उनका। जनन होता है, जनन यानी रिप्रोडक्शन। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, एक सेकेंड देख लेता हूँ। हाँ जी, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, तो जनन होता है, जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने 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 जैसे ही कोई नई नए जीवों को पैदा करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन जैसे हम और आप लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन यानी जन्म की वजह से हुए हैं। फिर आता है आपका पोषण। पोषण यानी क्या, न्यूट्रिशन। तो खाना खजाना वगैरह ये सब क्या हो गए, ये सब आपके पोषण हो गए। फिर आता है आपका श्वासन यानी रेस्पिरेशन, यानी सांस लेना। ठीक है, ये आपका हो गया श्वासन। समझ में आया। तो ये सारे जो आपके सजीव वस्तुएं हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के ये लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या क्या होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, जन कभी कभी पूछा जाता है, जनन होते हैं, पोषण होता है और श्वासन होता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। देखो, सजीव वस्तुएं, सजीव वे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जिनमें जीवन यानी लाइफ होता है। इनका निर्माण जो होता है आपका सूक्ष्म इकाई कोशिका यानी सेल से होता है। इनके जो खास लक्षण होते हैं वो आपके होते हैं बड़े होने,
अपने जैसा नया जीव पैदा करना, खाना खाना और श्वासन यानी सांस लेना। समझ में आ गया? समझ में आएगा कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया ना? अब निर्जीव क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुएं यानी नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं? तो निर्जीव यानी नॉन लिविंग वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक है, तो नॉन लिविंग, लिविंग मतलब एक तरीके का आपका रहना। ठीक है, तो लाइफ इसमें नहीं होता है, इनमें वृद्धि नहीं। अब देखो लाइफ नहीं होता है तो इनमें ना वृद्धि नहीं होगी, ना ग्रोथ होगा, ना ये जनन करेंगे, ना ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ना इनको पोषण मिलेगा, ना ये कुछ खाएंगे तो पोषण ही नहीं मिलेगा। श्वसन क्रिया आदि लक्षण ये सारी चीजें आपके नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया आदि, रिवर हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके निर्जीव वस्तुएं हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, ये सारे लक्षण इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके को क्या हो गया? पहाड़ हो गया, नदी हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब अपनी जगह पे ही रहते हैं, यानी नो लाइफ नो टेंशन। ठीक है, इनकी जिंदगी ही नहीं है, इनको टेंशन टेंशन वगैरह होती नहीं है। हम लोग की जिंदगी में सारी चीजें हैं, तो उसके साथ हम लोग को टेंशन भी है। अब इनको क्या दिक्कत है? ये जहां पड़े हैं पड़े ही रहेंगे, जब तक इनको कोई उठाए ना, है एक्सटर्नल फोर्स लगाए ना जाए। न्यूटन का लॉ जो होता है कि नहीं? मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी कहाँ? जिंदगी तो है ही नहीं ना, नॉन लिविंग है। ठीक है, चलो फिर समझ में आया बच्चों? समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्टिंग करते हैं, धीरे धीरे हम लोग की लेवल बढ़ती जाती है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से हम पढ़ाते हैं। नोट्स भी हमारे ऐसे ही भी रहते हैं कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, एकदम बेसिक से। ठीक है, और आसानी से आप आंसर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु यानी नो लाइफ नो टेंशन। ठीक है, अब आज जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सजीव के लक्षण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी पढ़ा था, चार पांच कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था। ठीक है, चार पांच कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं लिविंग बींग्स के। ठीक है, सजीवों के लक्षण। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो, सजीवों के लक्षण यानी जिंदा रहने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। क्या क्या? तो सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, ये समझो जिंदा रहने के आपकम रूल्स हैं। ठीक है, तो पहले आपके होते हैं निश्चित आकार एवं माप। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? कि छोटा तो नहीं दिख रहा है? अगर छोटा दिख रहा होगा तो कल से आप लोग बोलिएगा, तो मैं आपको पीपीटी से भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास होती है, आज की क्लास से अगर जिस तरीके का फीडबैक मिलता है, अगर छोटा दिखता है तो फिर उसको या तो इंक्रीज करेंगे या तो पीपीटी के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब दिखेगा। अब थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, अब दिखेगा। ठीक है, अब सही है ना दोस्तों? सही है कि नहीं? एक सेकेंड। हाँ, दिख रहा है ना आराम से? निश्चित आकार एवं माप। ठीक है, चलो, सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफी दिन बाद आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलो, सजीवी को लक्षण देखते हैं। तो पहला आपका निश्चित आकार एवं माप। क्या है? पहला पहला आपका है निश्चित आकार एवं माप। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, लॉक कर देता हूँ इसको पहले। ठीक है, यानी हर सजीव का एक खास आकार होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डिफिनाइट डिफिनिट शेप एंड साइज, यानी हर सजीव का एक खास आकार और माप होता है। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा पोषण यानी न्यूट्रिशन, तो सभी सजीवों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए भोजन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन वगैरह सारी चीजें मिलती है। ठीक है, तो सजीव को जीवित रहना और बढ़ने के लिए आपको भोजन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तीसरा आता है आपका श्वसन यानी रिस्पिरेशन, तो सभी सजीव सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। समझ में आया? तो श्वसन यानी क्या? सभी सजीव जो होते हैं वो आपके सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, या और CO2 जो, ये आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन आपका O2 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 हो गया। ठीक है, तो O2 को आपको छोड़ेंगे, O2 को आप लेंगे और CO2 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि हम ऑक्सीजन को लेते रहे। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब हम लगातार ये चीज करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा वृद्धि यानी ग्रोथ, तो सभी सजीव समय के साथ बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप भी तो छोटे से बड़े हुए हो कि नहीं? पहले आप छोटे थे, बच्चे थे, बाल विकास आपने चैप्टर पढ़ा है ना, सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसमें कैसे आपने पढ़ा होगा कि धीरे 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 विकास होता है, तो यही वृद्धि आपकी है। ठीक है, ये सारे आपके लक्षण है किस चीज के? सजीव के। इसके अलावा आपकी गति यानी मूवमेंट होती है, तो सजीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या अपने अंगों को हिला सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ वगैरह सारी चीजों को हिला सकते हैं। पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, पर उनके अंग गति करते हैं। ठीक है, उनके अंग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो गति करते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हैं, है कि नहीं है? पेड़ हिलता रहता है कि नहीं? उनकी टहनियां हिलती रहती हैं। ठीक है, सारी चीजें हिलती रहती हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है, ऊपर नीचे भी ग्रोथ करते हैं, जमीन के नीचे भी ग्रोथ करते हैं, उनके रूट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, और ऊपर तो आपके
लंबाई उनकी भागती ही रहती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं? तो पौधे भी आपके एक दूसरे से जगह नहीं जाते हैं, पर उनकी शाखाएं तो हिलती रहती हैं आपकी। ठीक है, फिर आता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो सभी सजीव अपने जैसे नई संतान पैदा करते हैं। ठीक है, तो नई संतान पैदा करते हैं अपने ही जैसे। ऐसा नहीं है कि इंसान है तो इंसान जानवर को पैदा कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर है उपाच्य। उपाच्य मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों? देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सजीवों के शरीर में लगातार आपके रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, रासायनिक यानी केमिकल क्रियाएं, एक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको भोजन को पचाना हो, ठीक है, कई सारे एसिड होते हैं, कई सारे एंजाइम होते हैं जो आपके भोजन को पचाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके उपाच्य हैं। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म है। बोलते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत तेज है, तो उनका तेज रहता है तो उससे क्या होता है? वो जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको मोटापा नहीं होता है कि नहीं? कम ज्यादा खाते हैं लेकिन लगता कम है उनको। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं? तो मेटाबॉलिज्म हो गया। इसके अलावा आपका शारीरिक संगठन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सजीवों का शरीर कोशिकाओं, ऊतकों यानी टिश्यूज और अंगों यानी ऑर्गन्स आदि से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें मिलकर के आपकी बॉडी बनाती है। क्या क्या? आपकी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, ऊतकों होते हैं, ठीक है, अंगों होते हैं यानी ऑर्गन होते हैं, सारे मिल करके आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके मिल करके एक बॉडी बनाते हैं, आपको शारीरिक संगठन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके अलावा आपका संवेदनशीलता और तथा अनुकूलन। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, और अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि आप स्थिति के आधार पे अपने आप को अडाप्ट कर सकें। ठीक है, समझ में आया? देखो, सजीव अपने आसपास के बदलाव जैसे गर्मी हो गया, ठंड हो गया, को महसूस कर सकते हैं, और यही आपका संवेदनशीलता हो गया। ठीक है, कि सेंसिटिविटी होते हैं उनके में, उनको में महसूस कर सकते हैं, और उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे गर्मी लगी तो पसीना आया, है कि नहीं? ठंड लगी तो स्वेटर पहन लिया। यही आपका क्या है? यही सारे आपके अनुकूलन है। ठीक है, अडेप्टेशन है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये सारे आपके अनुकूलन हो गए। देखो यही लिखा है ना कि सजीव अपने आसपास के बदलाव जैसे गर्मी ठंड को महसूस करते हैं और उनके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। समझ में आया? दसवां क्या बोल रहा है? कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, एक या ज्यादा। ठीक है, किसी में यूनिसेल्युलर होते हैं, किसी में एक सेल्युलर के जहां कई सारे सेल्युलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीवन चक्र होता है इनका। जीवन चक्र क्या होता है? लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हर सजीव का एक जीवन चक्र होता है, जैसे जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु शामिल होते हैं। समझ में आया? तो हर सजीव का एक जीवन चक्र है, जिसमें आपके जन्म होता है, पहले बच्चा जन्म होता है, फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, प्रजनन करता है यानी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, अपने जैसे नई संतान को पैदा करता है, और फिर मृत्यु में शामिल हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारे आपके सजीव के कुछ लक्षण थे। ठीक है, 10 10 11 जितना भी बता दिया आपको। जरूरी नहीं है कि आप सारा लिखें। ठीक है, आप 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 10 8 लिख सकते हैं, अपने हिसाब से जितना भी आपको लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग हमसे पूछते हैं, सर आप नोट्स तो इंग्लिश में दे देते हो, क्या आपका कहने का मतलब है कि डीएलएड जो है आपका यूपी में, वो आपका इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में भी हम आंसर लिख सकते हैं? तो दोस्तों, ये आपको जो भी बताता है कि आपको इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। यूपी में आपका जो डीएलएड होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, चलिए ठीक है, इंग्लिश में हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे आप मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ शब्द जो होते हैं हिंदी में वो आप समझ नहीं पाते हैं, तो धीरे, अब जैसे संवेदनशीलता है, ठीक है, अनुकूलन है, ये आप धीरे धीरे जब आप ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश मीडियम वाले कि सेंसिटिविटी और अडाप्शन अडाप्टेशन को ही आपको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो आपको वो याद हो जाएगा। फिर आप एग्जाम में जब देखोगे अनुकूलन सब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद आप आंसर खुद ही लिख लोगे, है कि नहीं? तो आंसर आपको हिंदी में लिखना है, क्वेश्चन आपको हिंदी में आएगा, अंग्रेजी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे हिंदी में आएगा, आंसर आपको हिंदी लिखना है। हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि कुछ कुछ वर्ड जो है वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा पेपर जो है वो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी आप पास होंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चला जाए आगे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो चलो फिर आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ाई करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक सेकेंड, पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुएं यानी नेचुरल थिंग्स के बारे में। प्राकृतिक और मानव
निर्मित वस्तुएं के बारे में, ठीक है। नेचुरल थिंग यानी नेचर का गिफ्ट वर्सेस इंसान का जुगाड़। तो दोस्तों, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक वस्तुएं और एक होता मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। यानी एक प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। और कुछ होता है कि आपके मानव निर्मित होते हैं यानी मैन मेड थिंग होते हैं, जो आपको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है। चलो फिर, ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हो, कोई आपका इतना हार्ड नहीं है कि आपको पढ़ाऊंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो, प्राकृतिक वस्तुएं यानी नेचुरल थिंग वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति यानी फ्रॉम नेचर प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है। यानी इन्हें इंसान नहीं बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया इनको, ठीक है। जैसे आपका पर्वत हो गया, नदी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज हो गया यानी मिनरल जो जमीन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके प्राकृतिक वस्तुएं यानी नेचुरल थिंग है, ये इंसान नहीं बना पाता। प्राकृतिक वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? समाप्त ना होने वाली वस्तुएं यानी इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, ठीक है। यानी ये समाप्त ही नहीं हो सकती, ठीक है, कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे आपकी मिट्टी हो गई, ठीक है, ऊर्जा हो गई, ये हवा हो गई यानी एयर हो गई, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होती। ये इतनी ज्यादा है कि खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हो गए यानी समाप्त ना होने वाले रिसोर्सेज, ठीक है, वस्तुएं। फिर आते हैं आपके समाप्त होने वाली वस्तुएं जो समाप्त हो जाएंगी कुछ कुछ सालों में, ठीक है। जैसे आपका जल हो गया, मीठा पानी हो गया, ठीक है। वन हो गया यानी फॉरेस्ट हो गया, जीव जंतुएं हो गए। पहले वन कितना होता था, पेड़ पौधे कितने होते थे? बहुत होते, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। जीव जंतुएं भी पहले आपकी कितनी चिड़िया रहती थी, टाइगर रहते थे, फलाना रहते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए। खनिज यानी मिनरल, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी सीमित मात्रा में है यानी कम है और कभी भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है, खत्म हो सकते हैं। समझ में आया? ये आपके दो प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, ठीक है। देखो दोस्तों, प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति यानी नेचर से प्राप्त होती है, यानी इन्हें इंसान ने ही नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे आपके पर्वत हो गया, नदी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज आदि, ये सब आपके गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। इंसान भी आपके प्रकृति में आते हैं, है कि नहीं। इनमें दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। पहले एक तो होते हैं कि जो समाप्त होने वाली वस्तु हैं यानी ये समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे मिट्टी है, ऊर्जा है, समाप्त ना होने वाली, सॉरी, ये चीजें हैं, मिट्टी, ऊर्जा, हवा वगैरह, ये कभी खत्म नहीं होती। और दूसरी समाप्त होने वाली वस्तुएं जो आपके खत्म हो जाते हैं, जैसे जल, मीठा पानी, ठीक है, वन हो गया, जीव जंतु हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी सीमित हैं और इन्हें बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ाएं या यहीं पे क्लास खत्म कर दें? दो 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 टॉपिक और पढ़ा देते हैं, दो तीन टॉपिक, उसके बाद से क्लास खत्म कर देते हैं। फिर आप लोग, क्योंकि आज की पहली क्लास है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं यानी मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। दोस्तों, वे वस्तुएं जिनका निर्माण आपका मानव द्वारा किया जाता है, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके मानव निर्मित वस्तुएं होते हैं, ठीक है, निर्माणित, जिनका निर्माण आपका मानव द्वारा यानी बाय ह्यूमन किया जाता है। जैसे आपकी गाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, मकान हो गया, कंप्यूटर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रेशम यानी सिल्क कपड़ा बनता है ना, साबुन हो गया, रेशम के कीड़े से आपका रेशम बनता है, ठीक है, साबुन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे आपके मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो आपके इंसान का कमाल है, ठीक है, इंसानों ने इसको बनाया है, ठीक है। गाड़ी, साइकिल वगैरह ये सारी चीजें रिसर्च करते जाएंगे, इंजीनियर वगैरह ये सारी चीजें बनाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, प्लास्टिक क्या होता है? कई बार पूछा जाता है कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कैसे बनता है, इसके बारे में तो देख लो दोस्तों। प्लास्टिक आपका एथीन गैस, ठीक है, एथीन गैस के बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। समझ में आया? तो एथीन गैस से आपके बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से बनता है आपका प्लास्टिक, ठीक है। 12th में आपने केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ी होगी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां छोटे छोटे एथीन के अणु यानी मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं जिससे पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन जैसी चीजें बनती है, ठीक है। तो कई सारे आपके लिंक हो जाते हैं, ऐसे 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 चेन बन जाती है, ठीक है। यही आपके प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो बहुलीकरण जिसको कहते हैं, तो पॉलीथीन इथीन गैस को मिलाते 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 ये एक चेन बन जाता है, यही आपको क्या बोलते हैं? यही आपकी प्लास्टिक हो जाती है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों, प्लास्टिक आपके इथिन गैस से के बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से होती है, मराइजेशन से, ठीक है।
साबुन क्या होता है, ठीक है। तो साबुन दोस्तों, साबुन वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जैसे सोयाबीन वगैरह वाला ऑयल जो होता है, वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल, तथा कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा जो आपके सर्फ में पाया जाता है, डिटर्जेंट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, की रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है, समझे। यानी आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया और कास्टिक सोडा हो गया, इन सभी को मिक्स करते हैं उसके अनुपात, सही अनुपात में, और फिर वो आपका साबुन बन जाता है, ठीक है। समझ में आया। साबुन निम्न प्रकार के होते हैं, कौन किस कितने प्रकार के आपके साबुन होते हैं, देखो। कठोर साबुन होता है, ठीक है। मृद साबुन होता है यानी सॉफ्ट साबुन, ठीक है। पारदर्शक साबुन होता है यानी ट्रांसपेरेंट, और कार्बोलिक साबुन होता है यानी कार्बोलिक सोप जिसको कहते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कठोर साबुन यानी हार्ड साबुन। तो इसमें क्या होता है, हार्ड तब कब होता है जब आपकी कास्टिक सोडा, ठीक है, तेल जो, दो चीज मिलता है ना, एक तेल मिलता है, एक कास्टिक सोडा मिलता है। अब कास्टिक सोडा जो होता है वो आपका क्या, वो आपका हार्ड चीज हो गया, वो आपका बहुत केमिकल हो गया, ठीक है। देखते नहीं हो आप सर्फ, आप हाथ में डिटर्जेंट या सर्फ लेते हो, एक्सेल हो गया या व्हील हो गया या और भी कुछ हो गया, तो पानी हल्का सा डालोगे तो थोड़ा सा आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हार्ड कठोर साबुन में क्या होता है, इसमें कास्टिक सोडा की मात्रा जो होती है सबसे ज्यादा ज्यादा होती है, ठीक है। कपड़े वगैरह धोने में आपका कास्टिक सोडा का यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल तो यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑयल वगैरह आप लगा लोगे तो फिर कपड़ा कैसे साफ होगा। तो यह कपड़े धोने यानी वॉशिंग क्लोथ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कास्टिक सोडा वाला साबुन। फिर आता है मृदु साबुन यानी सॉफ्ट साबुन, ठीक है। तो इसमें कॉस्टिक पोटास जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, और इसमें खुशबूदार पदार्थ यानी सुगंधित पदार्थ मिलाया जाता है, यह नहाने के काम आते हैं, समझ में आया। ये आपके सॉफ्ट साबुन हो गए। फिर होता है पारदर्शी साबुन यानी ट्रांसपेरेंट सोप। इसे साधारण साबुन को आपका अल्कोहल में घोलकर और फिर अल्कोहल को भाप यानी वाष्प द्वारा उड़ाकर बनाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग आपका सर्दियों यानी विंटर में नहाने में करते हैं, समझ में आया। ये ट्रांसपेरेंट सोप हो गया। फिर आपका होता है कार्बोलिक सोप, यानी आपका इनमें थोड़ा फिनॉल, क्या होता है, फिनॉल मिला होता है। यह कीटाणु यानी जर्म्स को मारने में मदद करता है, या साबुन कठोर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोलिक साबुन। एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपके, लेकिन आप याद कर सकते हैं क्योंकि आप साइंस की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, विज्ञान की क्लास, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है ये सारी चीजें पढ़ना, ठीक है। तो कठोर साबुन हो गया, सॉफ्ट साबुन हो गया, ट्रांसपेरेंट साबुन हो गया, कार्बोलिक साबुन हो गया, समझ में आ गया। कार्बोलिक साबुन आपका फिनॉल से मिला हुआ बना होता है, ठीक है। फिनॉल आपका कीटाणु यानी जर्म्स को मार देता है। पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट साबुन आपका विंटर में यानी सर्दियों में नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आपका अल्कोहल में साबुन को घोला जाता है, जो साधारण वाले साबुन होते हैं, फिर अल्कोहल को भाप यानी वाष्प में द्वारा उड़ा कर बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, इसका आप फॉर्मूला याद कर लो। आ गया ना, देखो खाने का सोडा, कई बार क्वेश्चन में आता है एक नंबर में कि खाने का सोडा का आप रासायनिक सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। ये सूत्र वाली तो हम आपको पीडीएफ भेज दिए हैं, सूत्र वाले सारे आप याद कर लीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सभी याद कर सकते हैं वो सारी, क्योंकि वो सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो खाने वाला सोडा को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं, समझ में आया। अब खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट उसका केमिकल फॉर्म है, जिसका फॉर्मूला है Na, सोडियम, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, कार्बोनेट यानी CO3, और बाई मतलब H लग गया, ठीक है, समझ में आया। तो सोडियम बाई और कार्बोनेट, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के गाढ़े घोल, ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित पास करने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सोडियम बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा कैसे बनता है, NaOH में, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हो गया और हाइड्रोक्साइड यानी OH, NaOH की जो कंसंट्रेटेड NaOH है, यानी जो गाढ़ा है, ठीक है, डाइल्यूट नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है, उसमें आपका CO2 गैस डालते हैं, उसी से आपका क्या होता है, खाने वाला सोडा बनता है, ठीक है, समझ में आया। देखो NaOH, देखो 2NaOH रासायनिक सूत्र क्या है, 2NaOH प्लस CO2 बराबर Na2CO3 प्लस H2O, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके आपके क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों के नहीं। इसी हिसाब से आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, फिर से CO2 मानेंगे तो आपका NaHCO3 बन जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी मिला करके
प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो दो तरीके के आपके दो दो प्रोसेस में आपका ये चीज होता है। पहले NaOH CO2 से मिला है, देखो पहले NaOH प्लस CO2, एक सेकेंड, एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, दो स्टेप फॉलो करते हैं, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O बना, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2NaOH है, ठीक है। इसके बाद जो Na2CO3 जो बना है, इसी पे आपको फिर से आप वो कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड और लगा दो, ठीक है, प्लस H2O, ये जो था आपका रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और डाल दिए, अब क्या हो गया, ये 2NaHCO3, यानी क्या बन गया आपको, आपका बन गया दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आपका खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा बन गया। समझ में आया बच्चों। तो ये रासायनिक सूत्र आप लोग याद करिएगा, ठीक है, लिखने में आपको आसानी होगी समझ में आने के लिए, ठीक है। कोई इस तरीके से आपको पढ़ाता नहीं है, देखो सारी डिटेल में आपको पढ़ाया हूँ कि किस तरीके से बना है वो चीज, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं क्योंकि प्यास बहुत लग रही, गर्मी का सीजन है, ठीक है, और बोलने से तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आ जाओ, उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या होता है। जो खाने वाला सोडा है उसका इस्तेमाल क्या होता है, तो दोस्तों आग बुझाने यानी फायर इंस्टिट्यूशन के यंत्रों में उपयोग होता है, ठीक है, उसमें यूज होता है आपका दूध को फाड़ने के लिए, ठीक है, दूध को फाड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आपका यूज होता है, सोडा वाटर में सोडा वगैरह, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, और कुछ दवाओं यानी मेडिसिन बनाने में आपका इसका इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया बच्चों इतना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, ठीक है। और चार्ज में लगाता हूँ क्योंकि चार्ज खत्म हो गया है, एक सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज वगैरह हो गया, लगा दिया, आते हैं आगे, ठीक है, इसको कट करते हैं पहले। देखो अब हम पढ़ेंगे पौधे एवं जीव जंतु, ठीक है। दोस्तों उससे पहले हम रिमाइंड दे देते हैं कि हमने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको हमसे बात करना है, कोई डिफिकल्टी महसूस होती है, कुछ प्रश्न पूछना है, ठीक है, कोई डाउट है, तो आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। dp.पाठशाला इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। टेलीग्राम, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो आपका ये है DLED_पाठशाला। और अगर आपको डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है और लोगों से, दोस्तों से, ठीक है, नोट्स वगैरह शेयर करने हैं, ठीक है, कोई और डाउट है, या आपको क्यूज वगैरह करनी है, ठीक है, क्यूज जो भी हम चलाते हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है, तो क्यूज वगैरह करने के लिए आपको DLED_पाठशाला डिस्कशन इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आप चैनल ही ज्वाइन कर लो हमारा, वहां पे आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, सारी चीजें आप लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी नोट्स में तो आपको लिंक अवेलेबल ही है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पेड़ पौधे एवं जंतु के बारे में, यानी प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, और उसके समानताएं और अंतर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पौधे और जंतु दोनों आपके सजीव हैं, यानी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन इनमें कुछ समानताएं और कुछ बहुत से अंतर होते हैं। जैसे आपके भाई बहन होते हैं ना, कुछ बातें सेम होती हैं, कुछ चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे आपके मानव जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा हैं। पेड़ पौधे के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण में कहीं छोटे बड़े पौधे और झाड़ियां यानी बुशेस पाई जाती है, और कहीं छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। क्या समानताएं होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो छोटे बड़े पौधे और जंतुओं में समानता यानी सिमिलैरिटीज क्या होती है, देखो दोस्तों, सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो दोस्तों पहला होता है आपका वृद्धि यानी ग्रोथ, हमने बताया था ना, पेड़ पौधे में नई पत्तियां कैसे ग्रोथ होता है, उनकी उनकी ग्रोथ होती है, नई पत्तियां आती हैं उनमें, ठीक है, नई शाखाएं आती है, ब्रांचेस आते हैं, फूल खिलते हैं, ठीक है, फल फूल निकलते हैं। जीव जंतुओं में क्या होता है, उनमें वृद्धि एक निश्चित आयु यानी एज तक रहती है, ठीक है। अब इसमें चलता रहता है, इसमें आपकी निश्चित आयु तक रहती है, ठीक है, कुछ साल बाद आपकी वृद्धि बंद हो जाती है, जैसे आपकी हाइट बंद हो जाती है कि नहीं। पोषण में क्या होता है, न्यूट्रिशन, तो पेड़ पौधे आपके सूर्य के प्रकाश में मिट्टी, पानी और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन से अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं यानी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश से खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जीव जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे या दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, सारी आपके समानताएं हो गई, ठीक है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या हो गया, रेस्पिरेशन दोनों रेस्पिरेशन कहते हैं भाई, भोजन पौधे आपका श्वसन क्रिया में पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके कॉमन हो गया। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, अपने जो वैसेल्य वैसीले पदार्थ होते हैं उसको अपने बॉडी से बाहर निकालना ही आपके क्या होता है,
वेस्ट पदार्थ को आपका एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पौधे अपनी ऊपर से पुरानी छाल यानी बार्क, ठीक है, वो जिसको बुकला कहते हैं, ठीक है, वगैरह ये सब निकाल देते हैं। पत्तियां और शाखाओं को अलग करते रहते हैं। ठीक है, यही उनका उत्सर्जन होता है। जीव जंतु अपने शरीर के हर दिन बेकार अपशिष्ट यानी पदार्थ को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों आपके उत्सर्जन करते हैं। फिर आपका आता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो पौधे आपके नई संतान यानी के लिए आपके नए बीजों, बीज से आपका बनता है ना, पौधा बनता है धीरे धीरे, तो नए 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 बीजों से निर्माण करते हैं। ठीक है, और जंतु भी आपके, जंतु क्या होते हैं, एनिमल, वो क्या होते हैं, या तो आपको पैदा करते हैं या तो आपके अंडे से होते हैं। ठीक है, तो जंतु अपनी जैसी संतानें पैदा करके अपनी पीढ़ी को आगे बनाते हैं, तो ये भी आपके रिप्रोडक्शन कहते हैं। गति, गति भी दोनों में होता है। पौधे में धीमी गति से वृद्धि होती है, वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, और जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे, ये सारे आपकी समानताएं थी। समझ में आया? लिख लोगे बच्चों, अगर क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधे और जंतुओं में क्या समानता है तो लिख लोगे। देखो, पहली बात तो उनकी वृद्धि यानी दोनों ग्रोथ होती है, दोनों बढ़ते हैं। पोषण में आपको दोनों को भोजन चाहिए। ठीक है, श्वसन में दोनों को आपको सांस लेते हैं। प्रजनन में आप दोनों अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन में दोनों शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतर, क्या अंतर होता है, डिफरेंसेस। समझ में आया? इतना समझ में आ गया क्या नहीं? समझ में आया बच्चों? चलो उत्सर्जन देखते हैं, सॉरी डिफरेंसेस देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर आता है आपका भोजन बनाना। अब भोजन बनाने की प्रक्रिया अलग होती है दोनों में। भोजन पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, पौधों में, ठीक है, पत्तों में, ठीक है, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं इसी क्लोरोफिल की वजह मदद से, और आपका सनलाइट की वजह से यानी सूरज की रोशनी की वजह से आपके क्या होता है, खाना बनता है पौधों का, भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। जीव जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे और दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, कुछ मिल जाए उनको शिकार करने के लिए, पेड़ पौधा ही मिल जाए भाई, वहां से फल फूल मिल जाए, तो उस पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे या किसी जानवर पर निर्भर रहेंगे, इंसानों पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, संवेदनशीलता, दूसरा क्या अंतर है, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। तो पौधों में संवेदन की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। पहले बोलते थे कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अब का मानना है लोगों का कि आपकी उसमें संवेदनशीलता होती है। ठीक है, जैसे आपके छुई मुई को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो होते हैं वो आपके संवेदनशील नहीं होते हैं। ठीक है, छुई मुई एक पौधा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आप उस बचपन में उसको टच करते होगे तो वो सिकुड़ जाता होगा। ठीक है, वो अपने जो लीव्स को, अपने पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, छुपा लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये सारे संवेदनशील हो गए। जंतुओं को उच्च स्तर के संवेदी यानी सेंसर्स और तांत्रिक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, जिससे वे आपको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो संवेदनशीलता हो गया। तीसरा क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। बायो में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि सेल होता है, सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, जो वॉल, एक वॉल होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर की चीजों से। ठीक है, तो पौधों में वो होती है, जंतुओं में आपकी नहीं होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, यही है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, जो उन्हें कठोरता देती है। ठीक है, क्या देती है, कठोरता देती है। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता, बल्कि कोशिका झिल्ली यानी सेल ब्रेन होती, सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसके अलावा गैसों का आदान प्रदान यानी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जंतुओं दूर द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इतना जानते हो आप लोग। इसके अलावा आपका गतिशीलता यानी मोबिलिटी, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं यानी फिक्स रहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा सकते हैं। लेकिन जंतु आजाद यानी स्वतंत्र होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम फिर सकते हैं। समझ आया बच्चों के नहीं? ये सारे आपके क्या थे, ये सारे आपके अंतर हो गए यानी डिफरेंसेस हो गए बच्चों। क्या क्या अंतर हमने पढ़ा, कि भोजन बनाना यानी पौधे में क्लोरोफिल होता है, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं। पौधे आपके, ठीक है, तो पौधे आपके सेल्फ कुकिंग करते हैं यानी खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, उनकी खुद की किचन होता है। ठीक है, जंतु आपके डिलीवरी के इंतजार में करते हैं, जोमेटो स्विगी वगैरह का, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी में आपके पौधे में संवेदनाएं जो होती हैं वो कम होती है, छुई मुई को छोड़ करके, और जंतुओं को आपके नर्वस सिस्टम यानी तांत्रिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिससे वो महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, पौधे की कोशिकाओं और कोशिका भित्ति होती है, जो उन्हें कठोरता देती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, कठोरता देती है, हार्ड
हार्डनेस देती है, ठीक है। जंतुओं में ये नहीं होती है। इसके अलावा गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे आपके आपका ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जंतु आपके ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दोनों गैस एक्सचेंजर पार्टनर है कि नहीं है। सेम हम लोग भी वही काम करते हैं। इसके अलावा गतिशीलता, तो पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और जंतु आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम फिर सकते हैं, समझे। तो पौधे आपके एकदम स्टैचू बन जाते हैं, ठीक है, और जंतु आपके यात्री की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो एक और टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका अडेप्टेशन का, ठीक है, यानी अनुकूलन का, ठीक है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट ही टॉपिक है ना। हाँ, तो पौधों एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन यानी इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। देखो दोस्तों, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना। तो दोस्तों, अनुकूलन यानी अडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जो किसी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को किसी खास जगह में रहने लायक बनाती है, ठीक है। जैसे आपका गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर हो गया, ठीक है। देखो, अब आपने देखा होगा पहाड़ी वाले इलाकों में इतनी ठंडी होती है, फिर भी लोग वहां रह लेते हैं। और हम लोग जाते हैं वहां पे तो रह नहीं पाते हैं, है कि नहीं है। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी वो अडाप्ट नहीं कर पाती है। उनकी बॉडी उस नेचर को, उस वातावरण को अडाप्ट कर लेती है, तो उनके रहना आसान होता है, ठीक है। तो अनुकूलन अडाप्टेशन वह प्रक्रिया है जो किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को किसी खास जगह यानी विशेष जगह या निवास स्थान यानी हैबिटेट में रहने लायक बनाती है, ठीक है। ये अनुकूलन अलग अलग वातावरण इन्वायरमेंट के अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें उनके निवास स्थान के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है आपका जलचर यानी एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो जलचर यानी एक्वेटिक एनिमल, कुछ जीव जंतु पानी यानी जल में पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण हो गया मछली आपकी, ठीक है, ये आपके पानी में पाए जाते हैं। फिर आपका होता है थलचर। थलचर यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल। थल यानी आपका स्थल, ठीक है, यानी जमीन। तो वो जीव जंतु यानी जो इस जमीन यानी स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया आदि, ठीक है। तीसरा होता है आपका उभयचर, ठीक है, उभयचर एनिमल, ठीक है। ये क्या होता है? जो जीव जंतु पानी और जमीन यानी जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, वो आपके क्या होते हैं? उभयचर होते हैं, ठीक है। जैसे आप कछुआ हो गया, मेढक हो गया, ये आपके क्या है? ये आपके उभयचर हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आता है चौथा आपका नभचर। नभचर क्या होता है? नभचर यानी एरियल, ठीक है। नभचर यानी नभ यानी आकाश में। तो कुछ जीव जंतु हवा यानी वायु या आकाश में उड़ते हैं। उदाहरण कौवा हो गया, कोयला हो गया, कोयल हो गई, चील हो गए, गिद्ध हो गए, ये सारे आपके क्या है? एरियल यानी नभचर हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया इतना कि नहीं? तो देखो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें उनके निवास स्थान के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। पहले आपके होते हैं जलचर यानी एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली हो गई। फिर आपका थलचर जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है। फिर आपका उभयचर यानी जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, कछुआ हो गया, मेढक हो गया। और नभचर यानी जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। अलग अलग परिवेश या वातावरण में जंतु एवं पेड़ पौधे को ढाले जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ताकि भोजन की आवश्यकता यानी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ठीक है। तो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते क्यों हैं, क्यों अनुकूलित करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भोजन की आवश्यकता उनको होती है, ठीक है। दूसरा, वातावरण के हिसाब से रह सकें, ठीक है। जैसे गर्मी है तो गर्मी में रह सकें, ठंड में से बचाव हो सके, ठीक है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कर सकें, अपने आगे वाली पीढ़ी को आगे कर सकें, ठीक है। शत्रुओं से रक्षा, अपना प्रोटेक्शन कर सकें। जल में रहने वाले पौधे और जीव जंतु जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट और जलीय जंतु यानी एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं? तो ये था आपका सारी चीजें कि क्यों आपका वातावरण से आपको संयोजित करते हैं, ठीक है। भोजन की आवश्यकता के लिए वातावरण के हिसाब से रह सकें, ठीक है, जीना जी सकें, प्रजनन कर सकें और शत्रुओं से रक्षा कर सकें, इसलिए वो अडाप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। समझ में आया बच्चों? तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और एक बार शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो कुछ बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स, नोट्स जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ये नोट्स है आपके एक मैजिक मंत्र की तरह जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। सजीव थिंग, जिनमें जीवन हो, ठीक है। सूक्ष्म इकाई यानी यू सेल्स होती है, ठीक है, से बनते हैं। लक्षण आपके निश्चित आकार होता है, माप होता है। पोषण, श्वसन, वृद्धि, गति, प्रजनन, उपाचय, शारीरिक संगठन, संवेदनशीलता, अनुकूलन, कोशिकीय संरचना, जीवन चक्र वगैरह, ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, समझ में आया इतना? एक सेकेंड, माइक इश्यूज। हाँ,
इसके अलावा निर्जीव वस्तुएं यानी नॉन लिविंग थिंग, जिनमें जीवन नहीं होता, सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे प्राकृतिक से प्राप्त होती है, पर्वत, नदी, जीव जंतु, पेड़ पौधे। ठीक है, समाप्त ना होने वाली, आपके दो प्रकार के होते हैं, एक समाप्त हो जाते हैं, एक समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित वस्तु हमने देखी जो मैन मेड थिंग है। ठीक है, जैसे गाड़ी, मकान, कंप्यूटर। प्लास्टिक क्या होता है, इथिन गैस से बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, साबुन, वनस्पति तेल प्लस कास्टिक सोडा। कठोर, मृदु, पारदर्शक, कार्बोलिक वगैरह होती है। ठीक है, खाने का सोडिया यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद से CO2 मिलता है तो जाकर के आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या उपयोग होता है, आग बुझाने में, दूध फाड़ने में, कोल्ड ड्रिंक और बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने में। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पौधे एवं जंतु के बारे में। ठीक है, तो समानताएं क्या होती है, दोनों में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। पोषण तरीका भिन्न होता है लेकिन पोषण मिलता है उनको। श्वसन, गैस आदान प्रदान भिन्न होता है। ठीक है, उत्सर्जन, प्रजनन होता है, गति होती है। ठीक है, अंतर क्या होता है, भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल से। ठीक है, जंतु निर्भर रहते हैं। संवेदना पौधों में कम होती है, जंतुओं में उच्च स्तर पर होती है, नर्वस सिस्टम की वजह से। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। गैस का आदान प्रदान, पौधे CO2 O2 छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं, और जंतु आपके CO2 छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं। ठीक है, गतिशीलता पौधे स्थिर रहते हैं और जीव जंतु आपके गतिशील होते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके अलावा हमने वातावरणीय अनुकूलन पढ़ा। ठीक है, यानी वातावरण के हिसाब से खुद को डालना। किसी जीव जंतु पौधे पर विशेष निवास स्थान में रहने योग्य बनाना। ठीक है, निवास स्थान के आधार पर जीव जलचर यानी जल में, थलचर यानी जमीन में, उभयचर यानी जल और थल दोनों में। ठीक है, नभचर आपका वायु में उड़ने वाले। ठीक है, अनुकूलन का कारण क्या होता है, भोजन पाना, वातावरण में, वातावरण को रहना, प्रजनन करना और शत्रुओं से रक्षा करना। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज की क्लास। आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको नोट्स, PDF हर तरीके की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, समझ आया बच्चों? कल हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।